दोस्तों, इस दुनिया का सबसे बड़ा सवाल क्या है जिसका जवाब शायद किसी के पास भी ना हो कि इस दुनिया में जीवन क्यों है, ये यूनिवर्स कैसे बना, भगवान कौन है और हमारी मॉडर्न साइंस इन सभी सवालों पर क्या कहती है। ऐसे ही ढेरों सवाल हैं जिसे ठीक तरह से आंसर कर पाना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। शायद हो सकता है कि नेचर एक हाइपर इंटेलिजेंट सिस्टम हो जो भगवान ने बनाया हो, जिससे हम इंसान इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को ना समझ पाए। पर वहीं इस सिस्टम ने हमें इतनी ताकतवर दिमाग को क्यों दिया जिसमें इतनी क्यूरियोसिटी होती है, इतने सवाल उठते हैं। आइए कोशिश करते हैं ऐसे टफ सवालों के जवाब ढूंढने की। सबसे पहले हम एक कहानी सुनते हैं जो कि हमारी माइथोलॉजी में लिखी गई है, लेकिन शायद आपने कभी इस कहानी को सुना हो। बताया जाता है कि भगवान शिव ने इस यूनिवर्स की शुरुआत की थी, या फिर कहीं आपने सुना होगा कि भगवान विष्णु या फिर भगवान ब्रह्मा ने इसका निर्माण किया। कुछ कथाएं हमें ये भी बताती हैं कि इन तीनों देवों का निर्माण भी किसी शक्ति से हुआ था। और कमाल की बात तो यह है कि इस शक्ति की भी अभी तक बहुत कम जानकारी लोगों को दी गई है। तो आज हम सबसे पहले इसी कहानी को लॉजिक के साथ समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही उसे अपने मॉडर्न साइंस से भी मिलाकर देखेंगे, जिससे और अच्छे से समझने में आसानी हो। सबसे पहले इस शक्ति को समझने से पहले हमें माया को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस यूनिवर्स की हर एक चीज माया या कहें अहंकार या ईगो से बना हुआ है। अगर आपको इस माया का एक्सपीरियंस करना है तो आप अपनी नींद को याद कीजिए, जिससे आपको पता चलता है कि माया के ना होने पर सब कुछ खाली होता है, यानी शून्य का एक्सपीरियंस होता है। ना ही कोई रंग नज़र आता है, ना ही कोई ऊपर होता है और ना ही कोई नीचे होता है। आपकी थिंकिंग भी उस समय काम नहीं करती, बस शून्य ही रह जाता है। अब कथा के अकॉर्डिंग माया ने सोचा, यानी अहंकार की, कि इस पूरी काली जगह पर मेरा राज है। और उस सोच की वजह से एक चिंगारी हुई, जिसे शिव और विष्णु का जन्म हुआ, जिन्होंने ब्रह्मा को बनाया और ब्रह्मा ने फिर पूरे कॉस्मोस का निर्माण किया। अब इस पूरी कथा को एक बार यौगिक विज्ञान से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब भी आप नींद की कंडीशन में होते हैं तब बस एक खालीपन होता है और उसमें सोच नहीं होती, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, टाइम भी नहीं पता चलता। गहरी नींद के बाद आप अगर उठते हैं तो पता चलता है कि 8 घंटे हो चुके हैं। पर नींद के उस खालीपन में जब भी कोई आपको विचार आता है तो वो सपने में बदल जाता है। और कमाल की बात तो ये है कि हम उस सपने को भी सच मान बैठते हैं, जिसमें डर, भूख प्यास, शर्म सब कुछ एक्सपीरियंस होता है। बस इस पूरे कॉस्मोस की शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी और लगातार होती ही जा रही है। ऐसा ही कुछ मॉडर्न साइंस भी कहती है। EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी और MEG यानी मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफी, जिन्हें हम MRI भी कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जब ब्रेन को सोचता है तो उसी वक्त दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जिसे एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। हमारे दिमाग में करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं जो इसी इलेक्ट्रिक करंट से कनेक्शन बनाते हैं। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए इलेक्ट्रिक करंट के एटम्स को समझते हैं। एक एटम में 3 डिफरेंट एटम्स होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और इन तीनों में भी एक इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। हिंदू धर्म में एक शास्त्र है जिसका नाम है वैश्विक सूत्र, जिसे आचार्य करन ने लिखा था। इस शास्त्र में परमाणु के 3 एटम्स और इन तीनों के स्वभाव के बारे में भी लिखा हुआ है, लेकिन इस स्वभाव को मॉडर्न साइंस नहीं समझ पाएगा, क्योंकि विज्ञान लॉजिक माइंड से काम करता है, इसलिए वो एटम्स के स्वभाव को नहीं समझेगा। इस शास्त्र में बताया गया है कि लगातार चलता रहता है। अगर ये सब कम शब्दों में समझें तो माया के सोचने से एक नई चिंगारी का जन्म होता है, जैसे हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स सोचते टाइम काम करते हैं। मान लीजिए कि एक फीमेल नेगेटिव नेचर रखती है और मेल्स पॉजिटिव नेचर रखते हैं। दोनों के बीच में हुए सेक्स की वजह से एक नए बच्चे की क्रिएशन होती है, जो नेचर में बहुत शांत और स्थिर होता है। अब इस प्रोसेस से 5 चीजें बाहर निकलती हैं: फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, लाइट, एनर्जी और स्पेस। स्पेस का बेसिकली मतलब होता है कि वो खाली जगह जहाँ ये सभी प्रोसेस हो रहा है। तो हमने अपने धर्म के अकॉर्डिंग बिग बैंग के पहले क्या हुआ था वो जाना। अब इसे मॉडर्न साइंस से मिलाकर देखते हैं। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर स्टेबल कंडीशन में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी ऑन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है। इन दोनों की ग्रेविटी फिनर्स की वजह से, जिसकी वजह से फोटोन का कोई मास नहीं होता। ब्लैक होल थ्योरी में भी एक तारा होता है
जो अपने ऑन ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है और कुछ सालों में ही अपनी लाइट खो देता है, जिसके बाद वाइब्रेशन क्रिएट करके एक ब्लैक होल बन जाता है। और ये सभी प्रोसेस स्पेस में ही होता है। अब आपको आगे समझने में परेशानी ना हो तो कुछ चीजें जान लें। ऑर्बिट को हमारे शास्त्र में आवरण कहा गया है। जो चार्जेस हैं जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, वो शास्त्र में स्वभाव कहे गए हैं। प्रोटॉन को ब्रह्मा, इलेक्ट्रॉन को विष्णु, न्यूट्रॉन को महेश, गामा रेडिएशन यानी तरंग, फोटोन को प्रकाश, ब्लैक होल वाइब्रेशन को कंपन जो प्रकाश बाहर फेंकता है उसे ऊर्जा, और स्पेस यानी ब्रह्मांड। दोस्तों, हमने जाना कि एटम की क्रिएशन कैसे होती है और अब हम समझते हैं कि एटम से यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी नाम की थ्योरी दी। उसके बाद 1927 में वेल्जियन प्रीस्ट जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग थ्योरी सभी के सामने रखी। इसके बाद से ही काफी दूसरी थ्योरीज की खोज हो चुकी है। अभी प्रेजेंट की लेटेस्ट स्ट्रिंग थ्योरी, जिसे गैब्रियल वेंजियानो नाम के साइंटिस्ट ने सामने रखा था। ये थ्योरी बताती है कि बिग बैंग से पहले क्या हुआ था। तो पहले स्ट्रिंग थ्योरी को समझते हैं और फिर अपने धर्मशास्त्र से कंपेयर करेंगे। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक ड्रॉट पार्टिकल है जिसका ना तो कोई साइज है और ना ही कोई आकार। ये ड्रॉट पार्टिकल लगातार वाइब्रेशन फैलाता है और इस वजह से एक फ्रीक्वेंसी को जन्म देता है, जिनका यही ड्रॉट पार्टिकल संतुलन बनाए रखता है। कब कितना वाइब्रेशन बनाना है और कब कितनी फ्रीक्वेंसी बनानी है, इन दोनों को बैलेंस करता है। जब ये दोनों वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ते हैं तो एक पार्टिकल को मास और चार्ज देता है, जिसकी वजह से पार्टिकल वाइब्रेशन होता है और एक फ्रीक्वेंसी से आगे बढ़ने लगता है, जिसे स्पेस एक्सप्लोजन कहते हैं। इस तरह से मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग हमारी ये यूनिवर्स बनी है। किसी चीज से वेव्स और वाइब्रेशन बाहर निकलते हैं और एक एटम पार्टिकल को चार्ज और मास देने की वजह से लगातार चलने वाली प्रतिक्रिया होती है। जैसे हमने पीछे बताया, उस तरह से प्रोटॉन ब्लास्ट होने से बिग बैंग हुआ और इस यूनिवर्स का जन्म हुआ। अब हमारे धर्म के अकॉर्डिंग भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे ओम साउंड का जाप कर रहे थे। उसके बाद ध्यान अवस्था से उठे और एंजॉयफुल फीलिंग के साथ नाचना शुरू किया, जिसे शिव तांडव कहते हैं। अब इसे लॉजिक से समझते हैं। शिव नाच रहे हैं यानी वाइब्रेशन कर रहे हैं और ओम साउंड से वेव्स निकल रही हैं। अब स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कहीं से वाइब्रेशन हो रही है जिससे वेव्स निकल रही हैं, लेकिन वो ऐसे क्यों निकल रही हैं ये उन्हें नहीं पता, सिर्फ इसके आगे की जानकारी पता है। पर हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका जिक्र है, जो मॉडर्न साइंस से भी कई साल पहले लिखे गए थे। जो वाइब्रेशन आ रही है वो शिव से आ रही है और जो वेव्स निकल रही हैं वो ओम की निकल रही हैं। फिर उसके आगे है बिग बैंग थ्योरी। दोस्तों, हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। जैसे सेक्स के दौरान वुमेन्स के नाभि के नीचे वाले हिस्से में एक गर्मी पैदा होती है, जो गर्मी सभी बैक्टीरियाज को अपने शरीर से सोख लेती है, जिसकी वजह से मेंस को वुमेन्स के प्राइवेट पार्ट से किसी भी तरह की बदबू या अशुद्धि महसूस नहीं होती और इसी वजह से हर वुमेन को सेक्स के बाद नाभि के नीचे हल्का दर्द महसूस होता है। आगे जब मैन अपनी एनर्जी को यानी सीमन को वुमेन्स के अंदर इंजेक्ट करेगा, तब वो एनर्जी और गर्मी का मिलन होगा। उस टाइम किसी वुमेन को कुछ खास एक्सपीरियंस भी हो सकता है, जो शायद वो एक्सप्लेन भी ना कर पाए। ऐसे यही एनर्जी और यही गर्मी की वजह से 9 महीने बाद एक नए ह्यूमन का जन्म होगा। आप कुछ कहेंगे कि स्पर्म यानी एनर्जी से ही बच्चे पैदा हो सकते हैं, तो वो एक वर्ड को देखें जिसके अंडे के अंदर का बच्चा इसी एनर्जी से बना हुआ है और उसे बिना गर्मी के डेवलप करना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही बिग बैंग में एनर्जी, गर्मी और गहन पदार्थ, इन तीनों सब्सटेंस का कंस्ट्रक्शन हुआ, जिसे सिंगुलरिटी कहते हैं। मॉडर्न साइंस के पास अभी ये जवाब नहीं है कि सिंगुलरिटी का कंस्ट्रक्शन कितने टाइम तक हुआ था, पर हमारा धर्म कहता है कि सिंगुलरिटी का कंस्ट्रक्शन 9 करोड़ साल तक हुआ था, जिसके बाद एक नई एनर्जी का विस्फोट होता है जो हर एक इनर्ट मैटर को जीवंत कर देता है और इसी जीवंत एनर्जी की वजह से न्यूक्लियस बनता है, जिसके बाद न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जन्म होता है। और अगर हम इन तीनों को भी गहराई से समझें तो वही एनर्जी मिलेगी जो बिग बैंग के टाइम पर बाहर निकली थी। आप देख सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स की मिस्ट्री एक माँ की कोख में भी छिपी हुई है। एनर्जी, हीट और सॉलिड के रिएक्शन से, जिसे सिंगुलरिटी कहा गया है, वही प्रोसेस किसी बच्चे के जन्म से पहले माँ की कोख में भी होता है। सिंगुलरिटी का प्रोसेस 9 करोड़ साल तक चलता है और गर्भ में भी ये 9 महीने तक चलता है। इसके रिएक्शन के बाद एक ब्रह्मांड का जन्म होता है और इधर 9 महीने के बाद एक बच्चे का जन्म होता है। कुछ लोग कहते हैं कि किसी ब्लास्ट से कोई ब्रह्मांड नहीं बन सकता, यानी विस्फोट से सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही हो सकता है। असल में ये गलत है, क्योंकि जो विस्फोट आप देखते हैं उस विस्फोट में जीवंत एनर्जी के बदले TNT या RDX जैसे एक्सप्लोजन होते हैं, जो हीट के पास आने पर ब्लास्ट होते हैं। एनर्जी बहुत तरह की होती है, कोई जीव बना सकती है और कोई जीव को मिटा सकती है। दोस्तों, आगे समझते हैं कि धर्म का जन्म कैसे हुआ और असल में धर्म है क्या। और दोस्तों, मैं आपसे माफी चाहूंगा, पहले वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है।
आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम साथ में ऐसे ही सवालों को डिकोड कर पाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।